माँ, मैं बाजार से आ गया हूँ, जरा एक गिलास पानी तो दे दो, बहुत प्यास लग रही है। प्यास के मारे गला एकदम सूखा जा रहा है। बेटा, आज जंगल से बकरियां चराकर आते समय जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आना। कल खाना बनाने के लिए घर में अब लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ माँ, हम शाम को आज लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम मेरे लिए मीठी मीठी खीर बनाकर रखना। आज तो ढेर सारी मीठी खीर खाऊंगा मैं तो। हाँ हाँ माँ, मैं भी खाऊंगा मीठी खीर। मदन भैया, कल मैंने कुछ लोगों को गांव में बातें करते हुए सुना था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और हमारे पास भी पैसे आते रहे, ताकि हम भी आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न कर सकें। हाँ मोहन, ये तो सही बात है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, हम ऐसा क्या करेंगे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भैया, मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ मोहन, चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे भी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में जंगल में कुछ और आगे निकल जाते हैं कि तभी उन दोनों को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अरे भैया, वो देखो कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। हाँ मोहन, चलो। मोहन, क्यों ना हम कोई ऐसा पेड़ लगाएं जिसमें बहुत सारे फल आए। फिर हम उन फलों को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ मोहन, हम एक आम का पेड़ लगाएंगे और उसमें जो भी आम आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? मैं बड़ा हूं और तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तो ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूं और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं मोहन, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लूंगा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। देखो ना भाई, ये मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। भाई, मैं मोहन का बड़ा भाई हूं, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसको आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है आज का काम बन गया। लगता है इन मूर्खों से आज मेरा बहुत फायदा होने वाला है। देखो भाई, उम्र में बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी पर हमें क्या करना होगा, जिससे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है। हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूं। मैं बताता हूं क्या करना होगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम दोनों यहां जंगल में क्या करने आए हो? भाई, हम दोनों यहाँ अपनी बकरियां चराने आए हैं। हमारी कुल 4 बकरियां हैं, जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं। देखो भाई, अगर तुम दोनों यह जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो उसका एक उपाय है मेरे पास। देखो भाई, तुम दोनों अपने 2-2 बकरियां बाजार में लेकर जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी बकरियां बेचकर आएगा और जो भी ज्यादा पैसे लेकर आएगा वही होगा अधिक बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों भाई 2-2 बकरियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठकर लेता हूं। वह ठग उन दोनों का वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है।
तभी वहां छोटा भाई अपनी बकरियां बाजार से बेचकर आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी बकरियों को कितने में बेचे? भाई मैंने 10,000 में अपनी 2 बकरियां बेची हैं। अरे मोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने दोनों बकरियां 20,000 रुपये की बेची हैं। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही अधिक बुद्धिमान हो। देखा मोहन, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं पर ही भैया, लूंगा। हमारी बकरियां तो बिक गई। अब हम मां से क्या कहेंगे कि हमारी बकरियां कहां हैं? हाँ मोहन, यह तो तुम ठीक कह रहे हो। हम मां को क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर वह चारों बकरियां वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, यह सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी बकरियां वापस लेने? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम भी बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर तुमको वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? यह काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, यह बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। देखा मोहन, मेरी बुद्धिमानी देखकर कैसे वह आदमी मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई वहां पर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। भैया, वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। हाँ मोहन, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया, कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? मदन और मोहन दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात वह अपनी मां को बताते हैं। अरे नालायको, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं तुम दोनों नालायकों का? यह अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाएंगे? मैं समझ गई, मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को मुखिया जी के घर काम पर लगा देती हूँ। वहाँ तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। मुखिया जी के साथ रहने से हो सकता है तुम दोनों को भी मुखिया जी से कुछ सीखने को मिल जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को मुखिया जी के घर। ठीक है दुलारी बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर याद रहे कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। दोनों भाई मुखिया जी के घर जाते हैं और मुखिया उन दोनों को बहुत सारे ज्ञान की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन मुखिया दोनों भाइयों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को यह घड़े पास के गांव में लेकर जाना है। वहां के जमींदार को देना यह घड़े, और वह तुम्हें जो भी पर्ची दें वह मुझे ला कर देना। और याद रहे, इन घड़ों को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। जी मुखिया जी। जी मुखिया जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भगाया उन पुलिस वालों ने, इतना तो मैं कभी नहीं दौड़ा। खैर, अब तो मैं खतरे से बाहर हूं, क्योंकि जंगल के बाहर इस गांव में पुलिस तो आएगी नहीं मुझे ढूंढने।
अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिनको मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन हाँ, क्या ले जा रहे हैं इन घड़ों में? चलो चलो, चुपके से देखता हूँ। बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। पर मुखिया जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को सीधा उस जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब जरूर इस घड़े में ढेर सारा सोना चांदी, ढेर सारे रुपए पैसे और हीरे जवाहरात होंगे जो ये लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हथियाना होगा। तो फिर चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे मदन भैया, वह देखो, ये तो वही आदमी है जो उस दिन हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। हाँ मोहन, यह तो वही है। आज इससे अपने पैसे लेकर ही रहेंगे हम लोग। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहां चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम लोगों को पैसे देने की। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैंने उसे बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास गया और उसकी दवाई ली। फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया, तब तक तुम लोग जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते हूं इधर आया हूं। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूं। बस तुम लोगों को जल्दी से जल्दी जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुम लोगों ने बकरियां भेजी थीं, वह तुम्हारी बकरियों को कसाई को देने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी बकरियों को कसाई के हाथ नहीं बिकने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, तो हम बकरियां कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम लोग अपनी बकरियों को बचा कर लाओगे, तब तक मैं तुम्हारे गड्ढों का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, यह दोनों तो तुरंत ही चले गए और मेरा काम भी बन गया। हाँ, दोनों तो सच में मूर्ख ही है। अब जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूं, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आए। अरे नालायको, तुम दोनों से वह घड़े नहीं संभाले गए। किसी काम के लायक नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहां से और दोबारा कभी भी मत आना यहां पर। भैया, अब हम कहां जाएंगे? मुखिया जी ने तो हमें काम से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? मोहन, अब हम उस ठग को ढूंढेंगे और उससे हम सारा हिसाब करेंगे। अब वह दोनों भाई उसी ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वह ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया, वो देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, लेकिन आज हम ही उसको ठगेंगे। अरे, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? अरे मोहन, आज तो हमें बहुत सावधानी से यह बक्सा सही जगह पर पहुंचना है, क्योंकि हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझे? वरना ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे सेठ को। हाँ भैया, आज हमें हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, क्योंकि सेठ जी ने कहा था उनकी कीमत इतनी है कि कोई भी 7 जन्मों तक बैठकर आराम से अपना जीवन गुजार सकता है। अरे,
आज तो ये दोनों मूर्ख बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी बहुत कीमती हीरे। अगर आज इनको लूट लिया तो जीवन भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और उसका बुरा यह राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी दूसरे राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरो का यह बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन मूर्खों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाइयों, कहां जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम लोग कहीं मिले ही नहीं। असल में वह दोनों घड़े जो तुम दोनों लेकर जा रहे थे, वह मैंने उसे जमींदार के पास पहुंचा दिया था, जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम लोग कहां जा रहे हो, और उसे बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। इतना समझ लो कि इतनी कीमती चीज है इसमें कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों इस बक्से को लेकर कहां जा रहे हो? माफ करना भाई, ये तुमको हम नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दे दूं। तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? नहीं, ये बक्सा तो हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं, मैं तुम लोगों को शुद्ध 50 लाख दूंगा। बताओ, क्या तब दोगे मुझे यह बक्सा? नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें भी जाने दो। हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और रुपये देने होंगे इन लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को शुद्ध 1 करोड़ रुपये दूंगा। क्या अब तुम मुझे यह बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपए दोगे? हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, लेकिन पैसे पहले लूंगा मैं, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं, मैं पैसे पहले ही दूंगा। देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह दोनों भाई 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं और वह ठग वह बक्सा लेकर वहां से चला जाता है। देखा मोहन, इसने हमें आज तक जितना ठगा था, हमने उसका पूरा ब्याज भी आज वसूल कर लिया। चलो अब जल्दी से घर निकल चलते हैं और खुशी मनाते हैं। हाँ भैया, और अब वो ठग रोएगा जब उस बक्से में मिट्टी कूड़ा ही मिलेगा उसको। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक छोटा सा किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि आज मैं खेत के जुताई करके ही घर आऊंगा। अजी, आप तो हमेशा देर से ही आते हैं। इसमें नया क्या है? न जाने भगवान हमारी गरीबी कब दूर करेंगे। न जाने हमें कौन से पाप की सजा मिल रही है जो हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम तो बेकार में ही परेशान होती रहती हो। हम जैसे हैं खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर रमेश अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां जाकर अपने खेतों में काम करने लगता है। गांव के किसान आपस में बातें करते हैं। मदन भाई, रमेश के पास तो हमसे भी कम जमीन है, फिर भी रमेश खुश रहता है और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता रहता है। कह तो तुम सही रहे हो कि कैसे वह थोड़ी सी जमीन में इतनी फसल उगा लेता है। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक समय की बात है, रामपुर गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण वहां के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल खेतों में ही सूख गई। रमेश के साथ भी यही हुआ।
रमेश को सूखी फसल देखकर बहुत चिंता हो जाती है। फिर वह अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो इतने परेशान कभी नहीं दिखे। बारिश ना पड़ने की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई। मेरे पास सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? रमेश की पत्नी उसे कहती है, अजी आप एक काम कीजिए, हमारे गांव के जो जमींदार हैं, आप उनके पास जाकर मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन रमेश जमींदार के घर की ओर चल देता है। रमेश जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मेरे खेत की फसल सूख गई है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार सोचता है, अगर मैंने रमेश को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं। मैं इसे अपने खेत पर मजदूरी के काम के लिए लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये बहुत है और मजबूर भी है। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा इससे। क्या हुआ मालिक, मुझे जवाब दीजिए। मेरी फसल सूख चुकी है और मेरे पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखो रमेश, मैं तुम्हें कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे मैं अपने खेत में काम पर रख लूं। मैं तुझे 1 महीने के 1000 रुपए दे दूंगा। लेकिन मालिक, गांव के और किसान से मजदूरी के 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू और कहीं काम देख ले। मैं तो तुझे इतने ही पैसे दे सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रमेश वहां से अपने घर की ओर चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी क्या हुआ? जमींदार साहब ने कुछ पैसे दिए या नहीं? भाग्यवान, पैसे तो नहीं मिले, मगर जमींदार साहब ने मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए कहा है और उसके बदले मुझे महीने के 1000 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपए? अजी ये तो बहुत कम पैसे हैं, और मजदूरों को तो महीने में 2000 मिलते हैं। जमींदार साहब ने आपको बहुत कम पैसे पर रखा है। उन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे भाग्यवान, मैं भी क्या कर सकता हूँ? मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चाहे 1000 रुपये मिले या 2000, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। कम से कम मुझे कोई काम तो मिल गया जिससे मैं अपने और अपने परिवार का पेट भर सकूं। रमेश अगले ही दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। कुछ महीनों बाद जमींदार के खेतों में फसल उगाती है। उसने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया था। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ। वह सोचता है, इतनी अच्छी फसल मेरे खेतों में पहली बार उगी है। रमेश जैसे आदमी ने 4 महीने का काम बस 2 महीने में ही कर दिया। लेकिन मेरे खेतों में फसल अब उग आई है, तो मैं अगर रमेश को काम से निकाल दूं तो मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। हाँ, यही करूंगा। कल जब रमेश काम पर आएगा तो मैं उसे 2000 रुपए देकर काम से निकाल दूंगा। अगले दिन रमेश खेत की तरफ चल देता है। तभी उसे रास्ते में जमींदार मिलता है और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहता है, रमेश, यह ले तेरे पैसे। कल से काम पर मत आना। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुझे अब काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तेरे लिए अब मेरे पास काम नहीं है। ये सुनकर रमेश परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। जमींदार साहब, मुझे काम से ना निकाले। मैं तो कम पैसों में ही आपका काम कर रहा था और मैंने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया और आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। आपको मेरे जैसा मजदूर कहीं नहीं मिलेगा जो कम पैसे में काम कर सके, और आपके खेतों में इतनी अच्छी फसल मेरी मेहनत के वजह से ही उगी है। रमेश,
मैं तो तुझे तेरे काम के पैसे दे तो रहा हूं, और तू अब काम पर मत आना, मैं तुझे नहीं रख सकता। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और रमेश भी अपने घर चल देता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों हो? जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे तो दे दिए, मगर मैंने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया, और मुझे 2 महीने के ही पैसे दिए। आप कल सुबह जमींदार साहब के घर जाकर उनसे विनती कीजिए कि वह आपको फिर से काम पर रख ले, जिससे आप काम कर सकें। अगर जमींदार साहब ने आपको काम पर नहीं रखा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिर रमेश ने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि वह फिर से उसे वापस काम पर रख ले। अगले दिन रमेश जमींदार के घर के सामने जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। जमींदार घर से बाहर निकला तो रमेश को अपने घर के सामने खड़ा देख, क्या हुआ रमेश, यहाँ क्यों आया है? मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और वहां से निकाल दिया। रमेश उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर भगा दिया। रमेश रोज सुबह जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सभी गांव वाले जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रमेश यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। कुछ दिन रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रमेश को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह सोच में भी पड़ गया कि आखिर रमेश ने आना क्यों बंद कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रमेश बीमार है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रमेश के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रमेश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर वह पछताने लगा। उसने रमेश के घर जाने का फैसला किया। वह रमेश के घर गया तो उसने देखा कि रमेश बहुत ही दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रमेश से अपनी किए की माफी मांगी और ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ फिर से काम पर रख लिया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।